गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सतनामीज़। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक ह्यूज मॉब सतनामी कम्युनिटी की, उन्होंने कई डज़न ऑफ व्हीकल्स जला दिए, स्टोन पेल्टिंग करी पर्सोनल के ऊपर, और एसपी का ऑफिस छत्तीसगढ़ के बलोड़ा बाज़ार डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी जला दिया। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं पुलिस की हैंडलिंग ऑफ अ केस पर, जिसमें कि और वो सीबीआई प्रोब की डिमांड कर रहे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं सतनामी कम्युनिटी है क्या। सतनामीज़ एक प्रीडोमिनेंट ग्रुप है। लगभग 11% जो एससी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में, उनमें एक प्रीडोमिनेंट ग्रुप सतनामीज़ का है। और ये एक ऑफशूट है रविदासिया कम्युनिटी के। ये कम्युनिटी 1657 में बीरभान जो है बीरभान जी जो थे, नारनौल हरियाणा में, उन्होंने फाउंड की थी। उधोदास नाम के एक डिसाइपल थे सेंट रविदास के, वो पहले प्रीस्ट बने या स्पिरिचुअल गुरु बने इस पर्टिकुलर सोसाइटी के। ये कम्युनिटी प्लेन्स जो है एरिया स्टेट के सेंट्रल रीजन में, वहाँ पर ज़्यादातर रहती है। मोस्टली जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के। ये सेक्ट एम्फेसाइज करता है 3 प्रिंसिपल्स पर। एक तो जो इनका अटायर है, जो इनका पर्टिकुलर उसको। दूसरा कि जो पैसा कमाया जाता है वो प्रॉपर मीन से कमाया जाए। तीसरा, कोई भी इनजस्टिस या ऑपरेशन किसी भी फॉर्म में तुमने सहन नहीं करना है। ठीक है। इसमें एक बिलीफ है इस कम्युनिटी में कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कलेक्टिवली असर्ट करते हैं, वोट करके, इकट्ठे वोट करके। और ये कम्युनिटी मिनी माता, जो फर्स्ट फीमेल एमपी थे छत्तीसगढ़ से, जो कि लोकसभा में एंटर हुए 1955 का बाई इलेक्शन जीतकर, वो उनका नाम लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इनको अपील करती हैं सतनामी से वोट लेने के लिए। तो अगर हम हिस्ट्री देखें प्रोटेस्ट की सतनामी कम्युनिटी की, तो 1672 में हमें सबसे पहला इंस्टेंस दिखता है। सतनामी रिवोल्ट हुआ मुगल एम्परर औरंगज़ेब के टाइम पर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा का है उस रीजन में, जो अभी करंट महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। रिवोल्ट तब शुरू हुआ जब एक मुगल सोल्जर ने एक सतनामी को जो है वो मार दिया था, और इसकी वजह से जो है लगभग 5000 सतनामीज जो है वो उन्होंने आर्म्स उठा ली, और उन्होंने मुगल ट्रूप्स को उस टाउन में से निकाल दिया, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया, और अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन उस प्लेस में बना दी। ठीक है। इस अपराइजिंग से जो हिंदूज थे आगरा में और अजमेर थे, वो भी जो है उनमें भी एंथुजियाज्म आया, क्योंकि वो भी औरंगज़ेब के रूल से जो है वो खुश नहीं थे। तो सतनामीज़ ने जो सेवरल डिफीट्स डाली मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट, उसकी वजह से औरंगज़ेब जो है वो फोर्स हुआ, और उसको पर्सनल कमांड लेनी पड़ी और ट्रूप्स भेजे उन्होंने, उसने अपने आर्टिलरी के साथ रिवोल्ट को रोकने के लिए। उसके बाद जितने भी मेंबर्स बचे थे सतनामी कम्युनिटी के, उन सबको मारना शुरू किया गया। तो सतनामीज़ को वहाँ से भागना पड़ा अलग अलग जगहों पर, और ये उसी जो है एक उसी इंसिडेंट्स के बाद से जो है ये अलग अलग जगहों पर फैल गए, और छत्तीसगढ़ में भी आ चुके हैं। ठीक है। तो सतनामीज़ का रिवाइवल कब शुरू हुआ? 1820 में छत्तीसगढ़ रीजन जो है, छत्तीसगढ़ का जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, वहाँ पर सेंट घसीदास, जो एक फार्म सर्वेंट या मेंबर थे लोअर कास्ट के, उन्होंने इनको जो है रिवाइव किया, सतनाम पंथ बनाया उन्होंने, और एक रिलीजियस और सोशल आइडेंटिटी दी सतनामीज़ को। जो सेंट घसीदास थे, वो एक कोड ऑफ एथिकल और डाइटरी सेल्फ रिस्ट्रेंट और सोशल इक्वालिटी की बात करते थे। ठीक है। और एक इसी वजह से उन्होंने जो है कबीर पंथ के साथ भी कनेक्शन बनाए, और उसी वजह से सतनामीज़ जो है वो अपनी पोजीशन एक विद इन लार्जर हिंदू हायरार्की में बना चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बर्ड फ्लू। टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू सब टाइप H9N2 देखा गया है, इंडिया में डिटेक्ट किया गया है, WHO को रिपोर्ट भी किया गया है। ये केस एक 4 साल के बच्चे का है वेस्ट बंगाल में, जिसने सबसे पहले सिम्टम्स जनवरी में दिखाए। उसको एडमिट किया गया इंटेंसिव केयर यूनिट में, दूसरी बार भी एडमिट किया गया, और मई में फिर डिस्चार्ज किया गया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया है कि और कोई इन्फेक्शन जो है वो जनवरी के बाद से रिपोर्ट नहीं हुई है। तो H9N2 है क्या? एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जिसकी वजह से बर्ड फ्लू या ह्यूमन इन्फ्लुएंजा होता है। वन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस है ये। इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था 1966 में विस्कॉन्सिन में, यूएस में, जब टर्की फ्लॉक से इनको जो है देखा गया था। ठीक है। और H9N2 वायरस जो है वो ह्यूमंस में बहुत ही रेयर होता है इन्फेक्शन, पर जब होता है तो कब होता है? जब
पोल्ट्री के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो ह्यूमंस का। ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो बहुत माइल्ड रहती है, लेकिन कई केसेस में जो है ये सिवियर भी हो जाती है और उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। केसेस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन हांगकांग, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इजिप्ट में भी रिपोर्ट किए गए हैं। ह्यूमंस यूजुअली इन्फेक्ट होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स की वजह से। बर्ड्स जनरली क्या होता है, अपनी फीसिस से भी जो है ये वायरस शेड करते हैं, तो कई बार बर्ड ड्रॉपिंग्स के साथ भी अगर जो है कॉन्टैक्ट हो जाए ह्यूमन का, तो उसकी वजह से भी जो है ट्रांसमिशन हो जाता है। ये वायरस जो है फरवरी 2019 में पिकअप हुआ था और कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस स्टडी में पाया गया था मेलघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी। ठीक है, तो डब्ल्यू के रिस्क असेसमेंट के हिसाब से ये जो स्पोरेडिक ह्यूमन इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वायरस जो है वो पोल्ट्री में फैला हुआ है कंट्री में। ठीक है, वायरस ये जो है पोल्ट्री पॉपुलेशन में मिलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब उसी की वजह से जो है ओकेजनल ह्यूमन केसेस भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया कैसे प्रिपेयर्ड है? इंडिया ने वन हेल्थ अप्रोच फॉलो की है, जिसका मतलब कि ह्यूमंस की हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ या जूनोटिक हेल्थ ये दोनों इंटरवाइंड है, मतलब लिंक्ड है ये। ठीक है, इसलिए हम एक को भी अवॉइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी बनाया है, जिससे कि हेल्थ सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटीज़ को बिल्ड किया जा सके, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी केयर हो। गवर्नमेंट ने जो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम भी चलाया है, जिससे कि हेल्थ सिचुएशंस खासकर जो कोविड के टाइम पर आई थी उसके एक्सपीरियंस से सीखा जा सके और आगे अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रूरल, अर्बन और कंबाइंड तीनों का जो है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के नंबर्स निकाले गए हैं मई 2024 में के आंकड़ों का। तो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक मेजर है रिटेल प्राइजेस को चेक करने का कि कितना चेंज आया है उसमें फूड आइटम्स का जो कि पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। तो ये एक स्पेसिफिक मेजर है इन्फ्लेशन को देखने का, एक सब कंपोनेंट है ये ब्रॉडर जो सीपीआई होता है उसका, और इसको आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का, वो तीनों कैटेगरी में चाहे रूरल हो, अर्बन हो या कंबाइंड, मई 2014 से ये CFPI को रिलीज़ कर रही हैं। तो CPI की तरह CFPI भी जो है उसको मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और बेस ईयर करंटली अभी क्या है 2012 का। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक टैक्स पेयर के अगेंस्ट रूलिंग दी है, जिसके अगेंस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को जो है वो इन्वोक किया था। तो ये गार है क्या, एक एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ है इंडिया में, जो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए या टैक्स लीक्स को रोकने के लिए बनाया गया था। 2017 से ये इन इफेक्ट आया है और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही इसके प्रोविजंस हैं। तो इस टूल को इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई बहुत ही एग्रेसिवली टैक्स प्लानिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज उसका मोटिव क्या है कि वो टैक्स अवॉइड करे, तो ये गार के प्रोविजंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली कब लगाए जाते हैं, जब गवर्नमेंट के आप रेवेन्यू को काटने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये उन ट्रांजैक्शंस पर लगाए जाते हैं जो प्राइमा फेसी तो लीगल हैं, लेकिन उसका मोटिव सिर्फ इतना ही है कि वो टैक्स की डिडक्शन करें। ठीक है, तो टैक्स मिटिगेशन अगर कोई कर रहा है तो वो तो पॉजिटिव टर्म है, मतलब टैक्स पेयर्स एडवांटेज ले रहे हैं अगर कुछ इन फिस्कल इंसेंटिव्स के जो टैक्स लेजिस्लेशन में प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अपना टैक्स बचा सको। एक होता है टैक्स इवेजन, जिसमें आप टैक्स आप ओ तो करते हो गवर्नमेंट को पर आप पे ही नहीं करते, ये तो इलीगल भी है और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो इसमें गार के प्रोविजंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसमें तो डायरेक्टली ही जो है एक्शन लिया जाता है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस ऐसा होता है कि आप ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो इलीगल या फॉरबिडन बाय लॉ तो नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ मोटिव इतना है कि आप टैक्स ना पे करो। ठीक है, जानबूझ के आप अपने जो है प्रॉफिट को राउट कर देते हो या आप अपने इनकम को कम दिखा देते हो जो है या फिर ट्रांसफ़र कर देते हो, जिससे कि आप अपने जो है टैक्स की जो को अवॉइड करो। ठीक है, तो गार के प्रोविजंस इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट लगाए जाते हैं जहाँ पर सोल इंटेंशन जो है यही है कि सिर्फ टैक्स ना पे करना पड़े। ठीक है, टैक्स पेयर्स लीगल स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए टैक्स डिडक्शन करते हैं उन जगहों पर ये गार के प्रोविजंस लगाए जाते हैं। तो गार के हिसाब से गार के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं जिसमें टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दोनों को एक ही नज़र से देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काला अजहर। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग पब्लिक थ्रेट
पब्लिक हेल्थ थ्रेट जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ काला अजहर की वजह से WHO ने एक न्यू फ्रेमवर्क जो है हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए लॉन्च किया है। तो काला अजहर क्या है? इसको हम विसरल लिशमैनियासिस भी कहते हैं। ये एक सिवियर फॉर्म ऑफ लिशमैनियासिस है जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट लिशमैनिया डोनोवेनी के वजह से होता है। ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है ये थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? फीवर होगा, सब्सटेंशियल वेट लॉस होगा, स्प्लीन और लिवर की स्वेलिंग हो जाती है, अनीमिया भी हो जाता है, और अगर बहुत सिवियर हो जाए तो 2 साल के अंदर डेथ भी हो सकती है। और एंडेमिक हो चुका है ये फिर 75 कंट्रीज़ अक्रॉस एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में। और इंडिया में जो है वो लगभग 18% ऑफ टोटल केसेस आते हैं अगर ये 2020 के हम आंकड़े देखें तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 30 यूनियन मिनिस्टर्स जिन्होंने अभी इंडियन कैबिनेट में जो है शपथ ली है, उसमें से सिर्फ 2 ही विमेन हैं। तो ओवरऑल जो है नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेंट्रल काउंसिल में जो है वो भी रिड्यूस हो गए हैं। 10 जो थे पहले वो अब 7 रह गए हैं। ठीक है, तो ये इससे हमारे लिए जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर ध्यान जाता है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकालता है, जिसमें परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी की बात की गई है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ग्लोबली। तो टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ अगर इसमें देखें हम तो आइसलैंड है जो कि अब शुरू से टॉप पर है 14th कंसेक्यूटिव ईयर में। ठीक है, इंडिया का 129 रैंक था इस साल जो कि प्रीवियस एडिशन से थोड़ा कम है, और स्लाइटली रिग्रेशन देखने को मिला है एजुकेशनल अटेनमेंट के जो है इंडाइसिस में और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के इंडाइसिस में, लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में जो है के इंडाइसिस में जो है स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया का 3rd लोएस्ट रैंक आया है अमंग साउथ एशियन इकोनॉमीज़, और इंडिया ने इवन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान से भी पुअर जो है वो परफॉर्म किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रुप ऑफ 7 या G7। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो G7 लीडर्स ने अपनी एनुअल समिट शुरू कर दी है 13 जून को, और वो सपोर्ट देना चाहते हैं यूक्रेन को अगेंस्ट द वॉर विद रशिया। तो G7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोरम है जिसके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन जो है वो एज अ कलेक्टिव मेंबर है। G7 को 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, रशिया भी 1990s में इंक्लूड किया गया, लेकिन 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया जब क्राइमिया की रशिया ने एनेक्सेशन की। G7 हर साल मिलता है, डिस्कस करता है, कोऑर्डिनेट करता है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, और अलग अलग ग्लोबल इश्यूज़ को भी एड्रेस करता है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, सिक्योरिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। और G7 खुद तो कोई लॉज नहीं इनेक्ट कर सकता, लेकिन क्योंकि इसमें जो मेजर इकोनॉमीज़ आती हैं तो इनके जो डिसीजंस होते हैं उसका सिग्निफिकेंट ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले हैं। और हर साल एनुअल समिट जो है वो एक होस्ट कंट्री द्वारा जो है वो होस्ट की जाती है। इस साल वो होस्ट कंट्री इटली है, तो अपूलिया में जो है ये G7 समिट चल रही है क्योंकि इटली इस बार प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है G7 की। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Satnamis. This topic is important for your art and culture and social issues. So a huge mob from Satnami community has torched dozens of vehicles, pelted police personnel with stones, and set afire the SP office building in Chhattisgarh's Baloda Bazaar district. The protesters were not satisfied with the police handling of a case, and they are demanding a CBI probe for the same. Okay, so who is this Satnamis community? So they are basically the Satnamis basically means they believe in God whose name is truth, and they are a predominant group within the 11% SC population of Chhattisgarh, and they are believed to be an offshoot of Ravidasiya community. This community was founded in 1657 by Bir Bhan of Narnaul, Haryana, and Udhodas, a disciple of Saint Ravidas, was the first priest or spiritual guru of this society. This community inhabits the plains of the state's central region, mostly the old districts of Bilaspur, Durg, Rajnandgaon, and Raipur area. This sect emphasizes on 3 principles. First is adorning the attire of a Satnami devotee, earning money through proper means, and they do not tolerate any injustice or oppression in any form. There is a belief that Satnamis exert political influence because they vote collectively. This community reveres Mini Mata, who was the first female member of parliament from Chhattisgarh, who entered into the Lok Sabha by winning the 1955 by-election. So if we look at the history of revolts
by Satnami sect. Then Satnami revolt has occurred in the times of Mughal Emperor Aurangzeb around what is today's Mahendragarh district of Haryana. This revolt began when a Mughal soldier killed a Satnami, and the result was that about 5,000 Satnamis were up in arms. They routed the Mughal administration or Mughal troops situated in that town, and they drove away the Mughal administrators, and they set up their own administration in its place. This uprising gained the enthusiasm of Hindus in Agra and Ajmer also, because they were not even happy with the strict Islamic policies of Aurangzeb, like the jizya tax, banning of music and art, and destruction of Hindu temples. So, when the Satnamis inflicted defeat on Mughal forces, Aurangzeb himself had to take command, and he sent troops with artillery to suppress the revolt. So, what followed was an attempt to kill the every member of Satnamis, and the remnants of the Satnamis were forced to flee in all directions. That's why they remained totally disorganized and leaderless for a very long time. So the most important Satnami group was founded in 1820 in Chhattisgarh region of central India by Saint Ghasidas, who was a farm servant and member of the lower caste. So his Satnam Panth, or the sect of the true name, succeeded in providing a religious and social identity to large number of members of Satnamis. So Saint Ghasidas preached a code of ethical and dietary self-restraint and social equality, and as a result of his connections with Kabir Panth at different points in history, Satnamis have complicatedly navigated their position within the larger Hindu hierarchy. Okay. So the next topic is bird flu. This topic is important for your social issues. So the second case of bird flu subtype H9N2 was detected recently in India earlier this year, as reported by the WHO. This case involved a 4-year-old child from West Bengal who first showed symptoms in January, and he had to be admitted to the intensive care unit twice before being discharged in May. Union Health Ministry of India has also confirmed the same, that no further infections have been reported since January. And it is likely that this boy contacted the virus from poultry at home and nearby areas. So H9N2 is a subtype of influenza A virus which causes bird flu and human influenza. It is one of the 3 types of influenza viruses. It was first isolated in 1966 in Wisconsin, US, from turkey flocks. And this H9N2 virus infections in humans are rare, but it it is also likely that they are underreported due to typically mild symptoms of the infections. So human infections with H9N2 tend to be mild, but there have been certain cases where hospitalization was required, like the one we have seen recently in West Bengal. So cases of human infection have also been observed in Hong Kong, China, Bangladesh, Pakistan, and Egypt. And humans are usually infected through close contact with infected birds, bodily fluid droplets, or other contaminated material. So birds, what happens is that the birds shed influenza viruses in their feces also. So howsoever any form of contact with bird droppings is made, then it also becomes a possible transmission route. The virus was picked up in February 2019 during a community-based surveillance study in Melghat district of Maharashtra. WHO's risk assessment of this bird flu case in India also indicates that sporadic human infections are expected due to the virus circulating in our poultry sector. Most human cases occur through direct contact with infected poultry or contaminated environments. As the virus continues to be detected in poultry populations, occasional human cases are also expected. So India is also prepared. India has also embarked on a One Health approach in which we are adopting a holistic and integrated roadmap towards addressing such public health issues, where we are not differentiating between zoonotic or human viruses. We are considering that the health of humans are invariably linked with the health of animals. Okay, we have also launched this PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission to develop capacities of health systems and institutions across the continuum of care at all levels, whether primary, secondary, or tertiary. In addition, India's surveillance and detection networks under the Integrated Disease Surveillance Program have also rich experience of dealing with challenging health situations like that we have seen during the COVID pandemic. Okay. So the next topic is Consumer Food Price Index. This topic is important for your economy section. So Consumer Price Index numbers for rural
urban and combined were released recently for the month of May 2024. The Consumer Food Price Index is a measure of change in retail prices of food items consumed by the population. It is a specific measure of inflation which focuses exclusive on the price changes of food items in a consumer's basket of goods and services. So CFPI is a subcomponent of the broader CPI, and it is used by the Reserve Bank of India to track inflation. Okay, so Central Statistics Office, which is under the Ministry of Statistics and Program Implementation, started releasing CFPI for three categories: the rural, urban, and combined, at an all India basis with effect from May 2020 May 2014. So this like a CPI, CFPI is also calculated on a monthly basis, and the methodology remains the same as that of CPI, and the base year presently used is 2012. Okay. So the next topic is general anti-avoidance rules. This topic is important for your economy section. So Telangana High Court has ruled against a taxpayer against whom the Revenue Department had invoked the general anti-avoidance rule. So what is GAR? GAR is an anti-tax avoidance law in India, which is meant to curb tax evasion and avoid tax leaks. It came into effect in 2017, and it comes under the Income Tax Act of 1961. So this is a tool for checking aggressive tax planning, and especially those transactions or business arrangements which are entered only with the objective to avoid tax. Okay, so the main objective of GAR is to avoid cutting revenue losses for the government, and it is meant to apply to those transactions which may be prima facie legal but they result in tax reduction. So broadly, tax reduction can be divided into three categories: tax mitigation, which is a positive term where taxpayers can take advantage of a fiscal incentive provided to them by tax legislation, and they can claim exemptions like we all do. Okay, but tax evasion is the problem when a person or entity does not pay the taxes which are due to the government. This is illegal and liable to prosecution. But of course, this is not covered under GAR because this is outright tax evasion, and you are liable for prosecution for the same. The problem arises with tax avoidance. Tax avoidance is those actions taken by a taxpayer, none of which are illegal. Remember this, but or they are not even forbidden by the law. But you are doing it only to avoid the tax. The sole intention here is you are engaging in such transactions, like you are rerouting your profits to another company, or you are doing such transactions because your sole intention is to avoid tax. So the taxpayers use these legal steps, but they avoid taxes. Okay, so GAR considers tax avoidance and tax evasion as one and the same thing, and that's why it is used to prosecute those individuals who engage in tax avoidance. Okay. So the next topic is Kala Azar. This topic is important for your social issues. So in the wake of rising public health threat caused by parasitic infection, visceral leishmaniasis or Kala Azar, the WHO has launched a new framework to guide health authorities and other stakeholders to eradicate the disease in Eastern Africa. So Kala Azar is also known as visceral leishmaniasis, and it is a severe form of leishmaniasis caused by the protozoan parasite called Leishmania donovani, and it is transmitted to humans through the bite of an infected female sandfly. This disease is characterized by irregular bouts of fever, substantial weight loss, swelling of the spleen and liver, and severe anemia also if left untreated, and this can also lead to death of the individual within 2 years. So Kala Azar has already become endemic in 75 countries across Asia, Africa, and America, and India accounts for 18% of the global burden of this disease as per the 2020 figures. So the next topic is Gender Gap Report 2024. This topic is important for your social issues. So out of the 30 union ministers in the newly formed union cabinet, only 2 are women, and overall also the number of ministers in the central council has reduced from 10 in the previous government to 7 only. So this takes us towards the Global Gender Gap Report of 2024, which was released by World Economic Forum, and it highlights persistent gender inequality across various sectors globally. So Iceland maintained its top position as the most gender equal country for the 14th consecutive year. India ranked 129 in this year's index, scoring marginally lower than the previous edition. Thus, there was slight regression in the indices of educational attainment and political empowerment, but there was slight improvement
in the economic participation and opportunity indices. Okay, so India ranked the third lowest among the South Asian economies, and it fared worse than even Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, and Bhutan. Okay, so the next topic is Group of Seven or G7. This topic is important for your international relations. So G7 leaders have started their annual summit on 13th of June, looking to double down on support for Ukraine in its war with Russia, and they're also offering a united face in confronting China's political and economic ambitions. So G7 is an intergovernmental political and economic forum. Its members include Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US, European Union as a non-enumerated member. G7 was established in 1975. Even Russia was part of G7, and it was made part in 1990s, which means that it was G8 at that time. But it was suspended in 2014 after it annexed the Crimea region of Ukraine. And G7 meets annually to discuss and coordinate economic policies. The leaders also address many other global issues like monetary policy, security, energy, and climate change. G7 cannot enact laws on its own, and its past decisions have had significant global consequences because of the major economies which are participants or members of G7. Okay, so each year annual G7 summit is hosted by one of the member countries, and this year's presidency lies with Italy. That's why Italy is hosting the G7 summit in Apulia this year, and even Indian Prime Minister is participating in the summit. Okay, due to invitation by the Italian government. So these were our topics for today. So we have also shared the weekly current affairs compilation in the Telegram group today. So we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.